हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम देवेंद्र और आपका आज जो वीडियो लेकर आए हैं हम, ये वीडियो अपना बेस्ड है कि हम लोग किस तरीके से मैथ्स के पेपर के अंदर 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं। और कोई बहुत टफ काम नहीं है, ये बहुत इजी टास्क है। एक स्ट्रेटेजिकल अप्रोच चाहिए बस, और आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। 95 से फुल मार्क्स का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है और बहुत ज्यादा आसान भी नहीं है। 95 तक लोग पहुंच जाएंगे, लेकिन 95 से उसको 100 में कन्वर्ट करने में जितनी एनर्जी लगती है ना, उतनी आप ये समझ जाओ कि आप 95 तक पहुंचने में नहीं लगी होगी। क्योंकि 95 से 100 तक पहुंचने का मतलब है कि आपको चीजें अच्छे तरीके से डेप्थ में पता हो और आपके बेसिक्स जो है वो काफी स्ट्रांग हो। बिकॉज हमें 95 से 100 से दूर रखते हैं जो 1 मार्कर्स पेपर में आते हैं जनरली वो, और कुछ हमारी सिली मिस्टेक्स जो हम बचपन से करते हैं और अभी तक दूर नहीं हो रही है। तो इन सारी की सारी चीजों पे हम बात करेंगे और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग एग्जाम के अंदर 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं, और बहुत ही सिंपल तरीके से एक स्ट्रेटेजी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोग सबसे पहले मैथ्स में 95 प्लस स्कोर करने के लिए एक चीज दिमाग में हमेशा फिट रखना कि एनसीईआरटी इज एवरीथिंग। एनसीईआरटी आपके लिए सब कुछ है। एनसीईआरटी अगर आपको अच्छे तरीके से आती है तो आप आराम से स्कोर कर सकते हैं 95 प्लस। कैसे? एनसीईआरटी को पढ़ना किस तरीके से है? आपके पेपर के अंदर जो 100 मार्क्स हैं, आपके पेपर के अंदर जो 100 मार्क्स हैं वो डिवाइड होते हैं 2 पार्ट्स में। 80 मार्क्स का रिटर्न होता है और 20 मार्क्स आपको मिलते हैं आपके इंटरनल असेसमेंट के, जो स्कूल के हाथ में होता है। अब 20 मार्क्स वाले पार्ट की बात करते हैं तो इसके लिए आपको टीचर से व्यवहार अच्छा बना के रखना पड़ता है स्कूल के अंदर। और जनरली स्कूल आपका दुश्मन नहीं है, स्कूल आपको मार्क्स देता है जिस अकॉर्डिंग आपने परफॉर्म किया होता है। स्कूल से 20 मार्क्स कैसे निकाल सकते हो, ध्यान से सुनना। अगर आप अपने प्री बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लेकर आते हो, लाइक आपने 80 में से वहां स्कोर किया है 70 अबव, तो स्कूल के लिए यह मजबूरी है आपको 20 मार्क्स देना, और वो देंगे 100% अगर आप प्री बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म करते हो। अब इसके अंदर काफी चीजें आपके दिमाग में काफी सवाल आ रहे होंगे कि सर क्वेश्चन सबमिट करने हैं, होमवर्क सबमिट करना होता है, 50 काम होते हैं, ये वो तो हम चीटिंग करते हैं, गाने सुन रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं। ये सारा का सारा एक अलग टास्क है। आप वो सारा का सारा होमवर्क एक बार बैठो, पूरा इकट्ठा करो और एक दिन में या 2 दिन के अंदर लिख के खत्म करो। और सबको पता है किस तरीके से शॉर्टकट ट्रिक्स होती है करने की, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। तो आप समझ सकते हो ना किस तरीके से निपटानी होती है चीजें। मेन है आपके प्री बोर्ड्स में मार्क्स, वो अगर आप अच्छे लेकर आते हो तो आपके पास एक प्रूफ होता है ये बताने का कि मुझे 20 मार्क्स क्यों नहीं दिए आप लोगों ने। बिकॉज मेरे मार्क्स आउट ऑफ 80 75 78 मार्क्स मेरे आ रहे हैं, तो मुझे 20 मार्क्स मिलने ही चाहिए। तो स्कूल ऐसी गलती कभी नहीं करता, को 20 मार्क्स देगा। प्री बोर्ड्स में आप मार्क्स लेकर आओ, 20 मार्क्स आपके हाथ में है। अब बात करते हैं इन 80 मार्क्स की। ये होता है आपका रिटन एग्जाम, जो आपको जाकर के बोर्ड एग्जाम जिसको हम कहते हैं, वो बोर्ड एग्जाम्स 80 मार्क्स का होगा। उस 80 मार्क्स के अंदर आपको स्कोर करने हैं फुल मार्क्स 80 मार्क्स। तो हम उसकी स्ट्रेटेजी में बात करेंगे कि हम 80 मार्क्स किस अकॉर्डिंग ला सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट था एनसीईआरटी इज एवरीथिंग। और ध्यान रहे कि एनसीईआरटी इज एवरीथिंग का मतलब है कि सबसे पहले किसी भी चीज को करने से पहले हमें हमारे बेसिक्स स्ट्रांग करने होते हैं। तो सबसे पहले एनसीईआरटी आप पढ़ो ताकि आपके बेसिक्स स्ट्रांग हो जाए, आपको क्वेश्चंस पे एक अप्रोच बनानी आ जाए। समझ पा रहे हो? एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा, वो एनसीईआरटी से मिलता जुलता होगा, बड़े आराम से सॉल्व कर दोगे। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट्स डेवलप होंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने पर। एनसीईआरटी में क्वेश्चंस की वैरायटी नहीं है, बट एनसीईआरटी में हर क्वेश्चन दूसरे से डिफरेंट है। हर क्वेश्चन में अपना एक नया कॉन्सेप्ट है। तो वो जो कॉन्सेप्ट्स आपने दिमाग में फिट किए हुए हैं, उन कॉन्सेप्ट से आप किसी नए क्वेश्चन पे आराम से इजीली अप्रोच कर सकते हो। आपकी आराम से एक स्ट्रेटेजी दिमाग में बन सकती है इसको करने के लिए। बिकॉज एक लॉजिकल अप्रोच हमें चाहिए होती है क्वेश्चंस करने के लिए मैथ्स के अंदर। तो आप लोग एनसीईआरटी को सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे टॉप पे रखो कि सबसे पहले हमें क्या करना है, एनसीईआरटी करना है। तो अभी जिन लोगों ने एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं किया वो लोग सबसे पहले एनसीईआरटी निपटाओ अपनी। एनसीईआरटी के बाद अब वो क्या करना है, एनसीईआरटी के बाद हम लोग सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस करो। एक बार एनसीईआरटी का आप ढंग से रिवीजन कर लिया, इसके बाद हमें क्या करना होता है, हम लोग 2 टाइप की अप्रोच फॉलो करेंगे। इसके बाद सबसे पहला, आपने कोई भी रेफरेंस बुक ली, जनरली रेफरेंस बुक की जरूरत आपको उतनी नहीं है। अब
अब आपको करनी चाहिए सबसे पहले जो आपके न्यू पैटर्न के ऊपर सैंपल पेपर्स आए हैं वो। तो इसका मतलब आपको जो सेकंड अप्रोच बनानी है एनसीईआरटी के बाद, बच्चे डाइवर्ट हो जाते हैं, उनको लगता है कि एनसीईआरटी का मतलब रेफरेंस बुक उठाते हैं, लाइक आरटी शर्मा आपने बड़ी बड़ी बुक्स उठा ली, बिकॉज उनका साइज इतना बड़ा होता है कि हम देख कर डर जाते हैं कि यार ये इतनी सारी कौन सॉल्व करेगा। कुछ बच्चे होते हैं जो कर देते हैं, लेकिन मैक्सिमम स्ट्रेंथ ही होती है जो आरटी शर्मा का साइज देखकर ही डर जाती है, इतनी मोटी बुक कौन सॉल्व करेगा यार, पागल थोड़ी है हम, इतना करेंगे तो मर जाएंगे यार, वो 5 किलो की किताब है। तो उस अकॉर्डिंग अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई डर है तो आपके लिए एक सिंपल सा रास्ता लेकर आया हूं मैं कि आप सैंपल पेपर्स और प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप उठाओ एक बार। प्रीवियस ईयर का पेपर पुराने पैटर्न पे है, बट क्वेश्चंस तो वही है यार, पैटर्न चेंज हुआ है, क्वेश्चन थोड़ी चेंज हुए हैं। तो आप क्वेश्चंस के लिए आप सैंपल पेपर्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स को आराम से सॉल्व करो बैठ करके, आपको नए नए क्वेश्चंस वैरायटी मिलेगी, आपको एनसीईआरटी उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। आप देख लेना, अगर हम बात करें स्टैंडर्ड के पेपर की, तो स्टैंडर्ड का पेपर 75 to 80% एनसीईआरटी जैसा ही होता है। मैंने एनसीईआरटी जैसा कहा है। जो स्टैंडर्ड का पेपर होगा, स्टैंडर्ड का जो पेपर होगा वो 75 to 80% कैसा होता है, एनसीईआरटी क्वेश्चन पे बेस्ड होता है। और उसके बाद जो बचा हुआ 20% है, उस 20% के अंदर आप ये मान लीजिए कि जो आपने सैंपल पेपर्स में अलग अलग क्वेश्चंस किए होंगे, उनमें से ही कोई क्वेश्चंस घूम करके आपके सामने आएगा जो एनसीईआरटी के बाहर का होगा। अब हम बात करते हैं बेसिक के पेपर की। तो बेसिक का पेपर तो पूरा का पूरा एज इट इज एनसीईआरटी से ही आता है, लेकिन एनसीईआरटी में कौन सा पार्ट आता है, एनसीईआरटी के अंदर वो क्वेश्चन सबसे ज्यादा आएंगे जो थोड़े लेवल के होंगे। बेसिक का मतलब ये नहीं है कि उसने थाली में परोस के दे दिया आपको 100 मार्क्स, लो भाई ले आओ, नहीं। बेसिक का मतलब है कि आपके लिए एक लिमिट कर दिया कि आप इस बुक को पढ़ के जाओ, आप स्कोर कर सकते हो। एनसीईआरटी अगर आप पूरी ढंग से पढ़ रहे हो इंक्लूडिंग ऑल एग्जांपल्स, तो बेसिक के पेपर के अंदर आप उठाकर देखना पिछले साल का पेपर, बेसिक के पेपर के अंदर पूरे क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे, लेकिन एनसीईआरटी के अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे जिनको हम एनसीईआरटी मानते हैं कि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, टफ है थोड़ा, वो क्वेश्चंस बेसिक के अंदर आए थे। तो यानी कि बेसिक वालों के लिए तो एडवांटेज है कि उनको तो क्लियर दिख रहा है कि अपने को क्या करना है, सिर्फ एनसीईआरटी करनी है। और जो स्टैंडर्ड वाले हैं उनके लिए एक अप्रोच ये बनती है कि वो एनसीईआरटी तो करेंगे ही, साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे। अब बेसिक का पिछले साल का पेपर, क्योंकि बेसिक का वो फर्स्ट बैच था, आप ये मान लो, अब बेसिक का फर्स्ट बैच है तो एनसीईआरटी बेस्ड बनाया। इस बार हो सकता है कि बेसिक के पेपर के अंदर थोड़े बहुत मुश्किल से 1 या 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वो डाले जो अदर देन एनसीईआरटी होगा। तो आप उस चीज के लिए थोड़ा सा इस अकॉर्डिंग सोचो कि अगर एनसीईआरटी हमने कर लिया है तो हम कुछ सैंपल पेपर्स जब करेंगे, सैंपल पेपर्स आपको भी करने हैं, तो जब सैंपल पेपर्स करोगे तो आपके सामने कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे, तो आप उनको ट्राई करना और एक कॉन्फिडेंस आपका अपने आप बिल्डअप होगा कि हाँ यार अब मैं क्वेश्चंस कर सकता हूं, बिकॉज आप उसके अंदर कर पा रहे होंगे। तो आपको इस पूरी अप्रोच के बाद, जैसे कि आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो पेपर सॉल्व करने का हमारा नेक्स्ट पार्ट रहता है कि सैंपल पेपर हमने सॉल्व किए, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पैटर्न रहने वाला है कि हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन। जनरली क्या होता है कि जब हम एनसीईआरटी कंप्लीट करके आगे सैंपल पेपर्स कर रहे होते हैं तो हम लोग जनरली एनसीईआरटी की क्वेश्चंस भूलने लगते हैं। इंसान है, आदमी चीजें भूल जाता है, उसमें कोई नई बात नहीं है। आप चीजें भूल रहे हो तो उसको दोबारा रिवाइज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रिवीजन। हमें रिवीजन करना है। रिवीजन आपने किया, और रिवीजन बिना इसके नहीं होता, रिवीजन में ही प्रैक्टिस करनी होती है। आप लोग चीज को कर रहे हो, आपने कोई एक्सरसाइज खोली, रिवीजन के लिए आपने एक्सरसाइज एक चैप्टर खोला है आपने, अब उस चैप्टर में आपके क्वेश्चंस है, आपको वो क्वेश्चन नहीं क्लिक कर रहा कि यार ये कैसे होगा, आपने पहले कहीं कर रखा था, आपने उठा के वहां से हिंट ली, देखा हाँ ये इस तरीके से होगा, बिकॉज आपको आता था, सिर्फ आपको स्ट्राइक नहीं हो रही चीज, वो मेथड आपके दिमाग में नहीं आ रहा, आपने मेथड कॉपी किया कहीं से, देखा कि हाँ यार इस तरीके से ये हो रहा था, वो आपको एक इंस्टेंट सॉल्यूशन मिल गया, बट आपको वो क्वेश्चन अभी भी ढंग से नहीं आया है, ये ध्यान रखना। तो कैसे करें उसको, आप आगे बढ़ो, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा आपने कर लिए सारे के सारे, आफ्टर 30 मिनट्स 1 आवर 2 आवर या रात में दोबारा उठाओ उन्हीं क्वेश्चंस को। यानी कि प्रैक्टिस वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपने कहीं से देखकर कर लिया, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करना भी बाकी है। जो जिस क्वेश्चन में हमें देखना पड़ा था उसकी प्रैक्टिस करना ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखना। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस। समझ गए? तो थोड़ा इस तरीके से आप थोड़ा सोचना ध्यान से। अब आपके दिमाग में कई लोगों के सवाल आ रहा होगा कि सर सैंपल पेपर्स हमने कर लिया, एनसीईआरटी कर लिया, अगर स्टिल कुछ बच जाए तो हम लोग और क्या करें एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा के लिए आप लोगों को मैं कुछ बुक रिकमेंड कर रहा हूं कि आप आरटी शर्मा की जगह कुछ ऐसी बुक उठाओ जो थोड़ी साइज में छोटी हो, जिसको करने का आपका मन अपने आप करेगा। लाइक आपने पीके घर उठा लिया, पीके घर के अंदर क्वेश्चंस अच्छे हैं,
सब बुक्स में सेम से क्वेश्चंस हैं, जो आरडी में क्वेश्चन है वही पीके घर में क्वेश्चन है, लेकिन पीके घर के अंदर उतना बुक का साइज नहीं है यार। वो 5 किलो की किताब है आरडी शर्मा, और अपनी पीके घर के 50 ग्राम की। तो आप उस पीके घर को उठाओ और उसके अंदर से आप नॉर्मली देखना अनसॉल्व क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे। तो आप उन अनसॉल्व क्वेश्चंस को सॉल्व करो, आपका अपने आप कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप सब कुछ कर चुके हो, अगर आपने सैंपल पेपर्स की प्रैक्टिस कर ली, कितने सैंपल पेपर सॉल्व करने चाहिए? आप ऑलमोस्ट दिमाग में ये टारगेट ले लो कि हमें 15 to 20 सैंपल पेपर्स करने ही करने हैं, चाहे स्टैंडर्ड के हो या बेसिक के हो। इसको करने का फायदा क्या है? इसको करने से हमें क्या एडवांटेज मिलेगा? आपका स्ट्रैटेजी बनेगा एक पेपर को अटेम्प्ट करने का। आप अलग अलग तरीके से पेपर पे अप्रोच बना रहे हो अपनी। मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि किस अकॉर्डिंग आपकी अप्रोच होनी चाहिए पेपर में, मैं क्या सोचता हूं पेपर को देखकर, जो नया पैटर्न आया उस अकॉर्डिंग। लेकिन अभी मैं आपको इसके फायदे बता रहा हूं कि सैंपल पेपर करने से हमारे दिमाग में क्या होगा कि अप्रोच बनना स्टार्ट होगी कि हाँ यार, मैं इस पेपर को अगर ऐसे अटेम्प्ट कर रहा हूं तो मेरा आधे घंटे पहले हो रहा है, इस तरीके से कर रहा हूं तो मेरा सिर्फ 10 मिनट पहले हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपकी अप्रोच फिक्स हो जाएगी कि मुझे इस तरीके से करना है, और फिर आप यूज्ड टू हो जाओगे उस पैटर्न के अकॉर्डिंग। जो नया पैटर्न है उसके आप यूज्ड हो जाओगे। तो बोर्ड में आप पेपर देने जाओगे तो आपको बिल्कुल याद रहेगा कि यार इस सेक्शन में इतने क्वेश्चन है, इतने इतने हैं, इस अकॉर्डिंग हमें करना है। तो बहुत ज्यादा फायदा मिलता है इस चीज का। इंटरनल चॉइसेस रीड करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ यार, ये क्वेश्चन में 2 पार्ट है, दोनों पढ़ के देखना, फटाफट जल्दी पढ़ लोगे। हाँ ये ज्यादा बेटर आता है, इसको करेंगे। तो सैंपल पेपर्स का ये फायदा है, समझ रहे हो? अब बात सुनना आगे। आप लोगों ने रिवीजन प्रैक्टिस के आगे बढ़े, अब हम थोड़ा सा आगे आते हैं और हम ये समझते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में सिर्फ 100 मार्क्स लाने के लिए पढ़ना ही काफी नहीं है। आपका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। और यहां मैं कोई हैंडराइटिंग की बात नहीं करूंगा, मेरी हैंडराइटिंग तुम तो देख चुके हो ना अभी, कितनी ज्यादा गंदी है, बहुत ज्यादा पुअर हैंडराइटिंग है। बट जब मैं आपके सामने मैथ्स का कोई आंसर प्रेजेंट करूंगा तो उसका प्रेजेंटेशन बहुत नीट एंड क्लीन रखूंगा, बिकॉज मुझे पता है कि मेरी राइटिंग बेकार है, तो मैं थोड़ा खुला खुला लिखने की कोशिश करूंगा ना। मैं प्रॉपर साइड में जो फॉर्मूला यूज कर रहा हूं उसको मेंशन कर रहा हूं। तो आपको इन सारी चीजों पर थोड़ा ध्यान से सुनना है, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आया तो आपने उसको एनालाइज किया, पूरा का पूरा पढ़ा। 15 मिनट्स मिलते हैं पढ़ने के लिए, वो 15 मिनट्स उनको पढ़ने में वेस्ट करना, दोस्तों से पूछने में नहीं कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। मैथ्स के अंदर अगर आपने कहीं भी 5 से 10 मिनट वेस्ट किए हैं या 5 मिनट आपने वेस्ट करे, तो आप मान लेना कि आप पेपर के अंदर बाकियों से 15 से 20 मिनट पीछे हो गए। पेपर छूटने के पूरे आसार बन रहे हैं आपके। तो ध्यान रहे कि पेपर कैसे करना होता है। सबसे पहले आपका काम है कि आप पेपर को पढ़ेंगे शांति से, और जो आता है वो पहले खुद का कंप्लीट करो, बाद में किसी की हेल्प करो यार। पहले जो खुद को आता है वो कर लो, बिकॉज मैथ्स का पेपर बाकी सब्जेक्ट्स की तरह थ्योरेटिकल नहीं है, लॉजिकल है। आएगा तो 1 मिनट में आ सकता है, नहीं आएगा तो आपको आधा घंटा भी लग सकता है एक क्वेश्चन पे। तो ये सारी बातें आपके लिए मायने रखती है, मैं सारी बातें बताऊंगा, ध्यान से सुनना एक एक पॉइंट अच्छे तरीके से। पेपर आपके हाथ में आया, 15 मिनट आपने पूरा का पूरा पढ़ लिया। आपने पढ़ते वक्त क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करनी है? आपको सबसे पहले ये देखना है कि मुझे कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन मैं पहले कर चुका हूं। आपके सामने 36 क्वेश्चंस है, 36 में से ऐसे 28 से 27 क्वेश्चंस होंगे जो आपने पहले सॉल्व किए होंगे, बिकॉज आप सैंपल पेपर्स करके आओ, आप एनसीईआरटी करके आए हो, तो आपके दिमाग में सबसे पहले आ रहा है तो मैं कर दूंगा एक बारी में। अब आपने उसको लिखा, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं। आपने सॉल्यूशन अपने स्टार्ट किया, तो सॉल्यूशन के अंदर अगर मान लो आप इस तरीके से कुछ कर रहे हो, आपने अपना पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन यहां दे दिया, दिस इज योर एक्सप्लेनेशन ऑफ आंसर, यहां आपने अपना आंसर एक्सप्लेन किया। तो यहां साइड में आपने उसमें यूज होने वाले फॉर्मूलाज लिखे, जो भी आपके फॉर्मूलाज है वो आप यहां साइड में मेंशन करोगे। आप देयरफॉर का साइन पुट कर सकते हो, उनके आगे फॉर्मूले लगाना स्टार्ट कर दो, जो भी सारे फॉर्मूले आप एक जगह लिख दो। एक ये तरीका होता है, एक जिस जगह आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो उसी के साइड में आपने लिख दिया, और एक होता है कि आपने सारे इकट्ठे करके साइड में लिख दिए। ये तरीका है आपकी आंसर्स को रिप्रेजेंट करने का। जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, अब बात समझना ध्यान से, कहां आप लोग लैग करते हो स्कोर गेन करने के अंदर। 95 तक पहुंच जाओगे, 95 से 100 तक आने के अंदर जो 5 नंबर हैं उनमें बहुत ज्यादा कॉमन मिस्टेक्स जो बोर्ड के अंदर टीचर्स को बोला जाता है कि आपको बच्चों के इस चीज के मार्क्स काटने हैं, वो सारी की सारी बातें थोड़ा ध्यान से सुनना। हम लोग वर्ड प्रॉब्लम में जनरली नीचे स्टेटमेंट मेंशन नहीं करते, तो वो स्टेटमेंट हमें लिखना होता है प्रॉपर। आपको कोई वर्ड प्रॉब्लम आई है, आपने कुछ चीजें अज्यूम की है, लेट दिस बी एक्स, तो हम लोग उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं करते, लिखते लेट एक्स, लेट वाई, पूरा प्रॉपर लिखो कि आपने किस चीज को एक्स माना है, किस चीज को वाई माना है। ऊपर तो स्टेटमेंट, नीचे एक आखिरी स्टेटमेंट, बात खत्म यार। सो द एज ऑफ पर्सन ए इज दिस एंड एज ऑफ पर्सन बी इज दिस, जो आपने आंसर्स निकाले, बात खत्म। इतनी सी बात करनी है आपको। तो आपको जो जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं उन पॉइंट्स थोड़ा ध्यान रखना, इन चीजों पे ध्यान दो
कि कहां किस जगह बोर्ड्स में इसका आधा नंबर कटता है, इसका 1 नंबर, या आधा 1 नंबर काट काट के आपको 4-5 नंबर पीछे कर देते हैं। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इन चीजों का कि किन चीजों से आपके मार्क्स कट सकते हैं। अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे। ये हो गया आपका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। राइटिंग मैटर नहीं करती, मैटर करता है आपका रिप्रेजेंट करने का तरीका। आपको पता है आपकी राइटिंग बहुत छोटी है, छोटा छोटा लिखते हो, थोड़ा सा बड़ा करो ना साइज को यार। तुम्हारी राइटिंग बदलने के लिए नहीं कह रहा, थोड़ा साइज बड़ा करने के लिए कह रहा हूं। थोड़ा बड़ा लिखोगे चीज को थोड़ा आराम से देख पाएगा ना यार। उसको मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करना पड़ रहा है तुम्हारी राइटिंग देखने के लिए, क्या मतलब है। तो आप थोड़ा ध्यान रखो कि आपको अपनी हैंडराइटिंग हम सबको पता होती है, हम कैसे ज्यादा बेटर प्रेजेंट कर सकते हैं, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बता दिए कैसे लिखना होता है। फॉर्मूले लिखना मस्ट है, फॉर्मूले लिखो साइड में, बेटर प्रेजेंटेशन आपका सामने निकल कर आएगा और आपको मार्क्स बहुत इजीली मिल जाएंगे। वो मार्क्स लेकर बैठे हैं उधर, आपको करना इस तरीके से कि वो खुशी खुशी आपको मार्क्स बांटते जाए। इतना अच्छे से करो कि अगर लास्ट में कोई एक आध सिली मिस्टेक है ना तो उसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है यार इट्स ओके, बच्चा है, हो गई गलती, कोई बात नहीं। ये सही में वो, अरे जानवर थोड़ी है वो लोग यार, वो सब इंसान ही है। उनको पता है कि ये बच्चे से गलती हो जाती है यार, इतना 3 घंटे से बैठा है बच्चा, 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर रहा है, तो छोटी मोटी अगर आधे नंबर की मिस्टेक हो तो वो इग्नोर कर देते हैं। अगर तुम्हारा पीछे का इतिहास ठीक होता है तो, समझ रहे हो ना, पीछे जो करके आया हो तुम, जो तुमने रायता फैलाया है, अगर वो कम फैलाया है तो बहुत ठीक है, अगर बहुत ज्यादा फैला दिया तो फिर भूल जाओ, फिर तो वो एक एक चीज के मार्क्स काटेगा। तो अब आगे सुनना, आपने सॉल्यूशन वाला पार्ट देख लिया। अब हम चलते हैं कि जब पेपर हमारे हाथ में आएगा तो हमने पढ़ा, सारे के सारे क्वेश्चन मार्क कर लिए, जो आते थे वो क्वेश्चन मैंने देख लिया कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे को एक बारी में आते हैं। अब मैं पेपर अटेम्प्ट कैसे करूंगा, तो आपके सामने पेपर प्रेजेंट करता हूं, ध्यान से सुनना। ये आपके सामने एक पेपर आया है और इस पेपर की कहानी कुछ ऐसी है। ये आपके सामने पेपर है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक सारे के सारे कौन से क्वेश्चन है ये, 1 मार्कर्स। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, जो कि केस स्टडी, एक नया पार्ट ऐड हुआ है, केस स्टडी। इस पे कितने क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे, 17, 18, 19। ये 4 मार्क्स के हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 ये आपके 4 नंबर के क्वेश्चंस हैं। और ये इस नए पैटर्न में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है केस स्टडी। बताऊंगा कैसे अटेम्प्ट करना है, पहले आपको बता रहा हूं पेपर में क्या क्या चीजें आ रही है। क्वेश्चन नंबर 18 इज ऑल्सो केस स्टडी, क्वेश्चन नंबर 19 इज ऑल्सो केस स्टडी। देख सकते हो आप लोग कि किस अकॉर्डिंग एक कहानी से बना देंगे। ये किसी की एक डायग्राम आपका एनसीईआरटी डायग्राम उठा लिया, उसके अराउंड एक कहानी बना दी इन्होंने। आरसी टारगेट है, उसके अराउंड एक कहानी बना दी। आप पढ़ोगे आराम समझ में आएगा। मैं भी क्वेश्चंस प्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, आपके सामने बता रहा हूं कि पेपर आता कैसा है, नया पैटर्न क्या है। इसके आगे देखो, 20 पे केस स्टडी खत्म। अब इसके बाद स्टार्ट होगा आपका पार्ट बी। पार्ट ए में दो सेक्शंस थे, 1 से लेकर 16 तक 1 मार्कर, 17 से लेकर 20 तक 4 मार्कर्स। 4 मार्कर्स में एमसीक्यूज है, आप आराम से डायरेक्ट ऑप्शन लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने ऑप्शन लिखा, बगल में उसका आंसर लिख दिया कि यार ये आंसर है विद दिस ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट ऑप्शन के मार्क्स है। 1 मार्कर में क्या सॉल्यूशन करना है, हाँ सॉल्यूशन वहां पे दिखाना है, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। इसके अंदर टोटल 21 से लेकर 26 तक 6 क्वेश्चन है जो आपके 2 मार्कर्स है, ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट है 27 टू 33, ये आपके सामने जो क्वेश्चंस है, ये टोटल 7 क्वेश्चंस आपके हैं 3 मार्कर्स। 27 से लेकर 33 टोटल 7 क्वेश्चंस हो गए, ये 7 क्वेश्चंस आपके 3 मार्कर्स है। इसके बाद आपका 34 से 36 स्टार्ट होते हैं 5 मार्कर्स, 33, 34, 35, 36, ये 3 क्वेश्चन है 5 मार्कर्स। पेपर मैंने पूरा का पूरा एनालाइज कर लिया, इंटरनल चॉइसेस देख ली, सब कुछ पढ़ लिया अच्छे से, 15 मिनट मैंने अपने पूरे यूज में निकाले। अब मैं सबसे पहले जिनको करूंगा वो है 5 मार्कर्स। मैं सबसे पहले 5 मार्कर्स करूंगा, ध्यान रखना 5 मार्कर्स मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सबसे ज्यादा मार्क्स के हैं। तो मैंने सबसे पहले 5 मार्कर्स करने हैं। मुझे सपोज 5 मार्कर्स में से 2 आ रहे हैं, एक में मेरे को थोड़ा कम आ रहा है, तो मैं उसको मार्क कर लूंगा। मार्क इसलिए कर रहा हूं बिकॉज मेरे को याद रहे, पेपर देखते हैं यार ये मैंने छोड़ा है, कई बार ये याद ही ना था कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ के आए हैं हम, तो थोड़ा ध्यान रहे, आप उसको मार्क कर लो या किसी भी जगह अपने को समझा लो कि ये क्वेश्चन मेरे को दोबारा करना है क्योंकि ये अभी मैंने नहीं किया है। आपने 2 क्वेश्चन कर लिए 5 मार्कर्स। 5 मार्कर्स के बाद ये मेरी अप्रोच है, मैं किस अकॉर्डिंग इस पेपर को अप्रोच करूंगा। मैंने 5 मार्कर्स पहले किया, मैं इसके बाद क्या करूंगा, सबसे पहले सीधे जाऊंगा केस स्टडी पर। केस स्टडी को फटाफट से निपटाऊंगा। 4 मार्क्स का है, इजी रहता है बहुत ज्यादा, इसलिए इनको पहले कर रहा हूं। तो आपने 5 और 4 नंबर के पहले कवर किए। अब जाओगे सीधे के सीधे किस पे, अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, दैट इज सेक्शन सी, 3 मार्कर वाला, 27 से लेकर 33 तक। ये आपको केस स्टडी के बात करने।
फिर आप उसी तरीके से 2 मार्कर्स करोगे और उसके बाद आप 1 मार्कर करोगे। अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपको 28-29 क्वेश्चन आपने कर दिए, बाकी आपको नहीं आ रहे थे, थोड़े कम आ रहे थे। अब एक एक करके उन क्वेश्चन को सोचना शुरू करो, बिकॉज जो क्वेश्चन आता होता है उन सारे क्वेश्चन को करने में मैक्स टू मैक्स आपको टाइम लगेगा 2 घंटे। आपके पास पूरा प्रॉपर 1 घंटा बचेगा, आराम से आप उसमें चेक कर सकते हो, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे उन पे सोच सकते हो, प्रॉपर टाइम दे सकते हो। स्टार्टिंग में कभी भी टाइम वेस्ट मत करना उस क्वेश्चन पे सोचने में जो नहीं आता हो, क्योंकि नहीं पता कि जो हम सोच रहे हैं वो फिट होगा नहीं होगा। 5 मिनट सोच लिया, लिख लिया, आंसर नहीं आया, 10 मिनट वेस्ट कर दिया। उस 10 मिनट में हम 2 वो क्वेश्चन कर सकते थे जो हमको आते होते थे। यहां एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 10 मिनट वेस्ट भी हुआ, क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हुआ। सॉल्व हो जाता तो अलग तसल्ली थी। तो इसलिए कह रहा हूं कि इस प्रेशर से बचने के लिए ये चीजें प्रेशर बना देती है लास्ट में बहुत ज्यादा, कि जो क्वेश्चन आते हैं वही नहीं किए अभी तक, जो नहीं आ रहे थे उनके पीछे पड़े हुए हैं पागलों की तरह। तो ध्यान रखना, हमको जो आते हैं वो पहले करने, उसके बाद हमें कौन से करने हैं जो हमको नहीं आ रहे थे। ये आपकी अप्रोच रहनी चाहिए। इस अकॉर्डिंग अगर आप पेपर के बारे में सोचते हो तो ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए फुल मार्क्स लाने के लिए। पेपर का अटेम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पढ़ना काफी नहीं, एक स्ट्रेटेजी आपकी बनी रहनी चाहिए, ध्यान रखना। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे, है ना, प्रॉपर कि यार नया वीडियो आया। और आपको लगता है कि और बेटर कुछ और किसी पे वीडियो बन सकता है, या आपके कुछ व्यूज हैं, कुछ आपके थॉट्स हैं, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज आप कमेंट करके हमें समझाना। आपको जो भी बेटर लगे उस अकॉर्डिंग अपना फीडबैक देना। ओके एवरीवन, बाय।